हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में अगस्त 2021 में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको डिस्क्लोज किया था, उसको रिलीज़ किया था, जिसमें कि उसने रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा था 4% पे, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसे भी अनचेंज रखा गया था 3.35% पे। और जो जीडीपी का जो डेवलपमेंट का जो कैलकुलेशन था उसे भी 9.5 के समथिंग रखा गया था। तो इस प्रकार से जो है डेवलपमेंट का जो ये परसेंटेज है, जीडीपी का जो परसेंटेज है उसे थोड़ा डाउन किया गया है। और जो इन्फ्लेशन का जो रेट उन्होंने ड्राइव किया था वो 6% से लेस ही उसको भी रखा गया है। तो इस प्रकार से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसको एक उदार जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी श्रेणी में रखा जाता है। तो उसी इसकी अभी ज़रूरत भी थी कोविड 19 के चलते, और ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी में किसी प्रकार का जो चेंज है वो नहीं किया गया है, किसी प्रकार के इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाया गया है। तो आज के अपने टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और समझेंगे कि इसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुई है, तथा इसका जो वर्क है वो क्या है और किस प्रकार से यह कार्य करता है और सरकार को मौद्रिक नीतियां निर्धारित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना किस तरीके से हुई है और कब इसकी स्थापना की गई। तो देखेंगे कि इसकी स्थापना जो की गई है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1934 में की गई थी। दरअसल 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसमें इसकी प्रस्तावना दी गई थी। उसके अकॉर्डिंग ही एक जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक की स्थापना करने की बात की गई थी। उसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। शुरुआत में जो इसका जो रिजर्व बैंक का ऑफिस था वो कोलकाता में हुआ करता था, और वर्ष 1937 में इसे स्थायी रूप में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह केंद्रीय कार्यालय वहाँ होता है, सेंट्रल ऑफिस, हेड ऑफिस जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर आरबीआई का गवर्नर बैठता है। इसके बाद में जो शुरू में जब ये बैंक की स्थापना हुई थी तब ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहलाता था, एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था। लेकिन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व जो है वो इसके ऊपर हो गया था। जो प्रस्तावना है भारतीय रिजर्व बैंक की, उस प्रस्तावना में जो मूल कार्य हैं वो उसके निर्धारित किए गए हैं, जो कि बैंकों में नोटों के निर्गम को विनियमित करने से लेकर प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हितों में मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आर्थिक मौद्रिक नीति का फ्रेमवर्क बनाना, और वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना इसके मूल उद्देश्यों में रखा गया है। तो इस प्रकार जो प्रस्तावना है उसी प्रस्तावना में आरबीआई के जो मेजर जो वर्क हैं उन वर्क्स की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, जिसमें जो नोट हैं, जो करेंसी हमारे देश में चलती है, उस करेंसी का डेवलपमेंट और किस प्रकार से कितनी करेंसी बनाई जाएगी उसका विनिमय करना इसका कार्य है, और प्रारक्षित निधि को बनाए रखना इसका कार्य है। इसके अलावा देश के लिए मुद्रा और मुद्रा प्रणाली के अलावा ऋण प्रणाली को व्यवस्थित चलाने का कार्य भी इसका है। जैसे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो बैंक डिसाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो लोन का जो प्रोसेस है वो आगे पीछे होता रहता है इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसी प्रकार जो आरबीआई है उसकी स्थापना की गई है, और जो उसके जो वर्क हैं वो प्रस्तावना में इस प्रकार से दिए गए हैं। अब जो रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय बोर्ड होता है जिसे सेंट्रल बोर्ड कहा जाता है, और सेंट्रल बोर्ड का गठन किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। रिजर्व बैंक का जो कामकाज होता है वो क्षेत्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा शासित होता है, और भारत सरकार में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी नियुक्ति जो है वो 4 वर्ष के लिए की जाती है। इसका गठन में एक सरकारी निदेशक होता है, जिसमें एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। और गैर सरकारी निदेशकों में सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी, और अन्य में 4 निदेशक और 4 स्थानीय बोर्डों के
प्रत्येक में से एक जो अधिकारी होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो सेंट्रल बोर्ड है, जो केंद्रीय बोर्ड है, उसका गठन आरबीआई के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पूर्व में देखा था कि जो आरबीआई की प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में जो आरबीआई के जो वर्क हैं उन्हें निर्धारित किया गया था, उन्हें निर्देशित किया गया था। तो इसी प्रकार जो ये वर्क हैं उन्हें कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो आरबीआई के प्रमुख कार्य देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला कार्य इसमें मौद्रिक अधिकारी प्राधिकारी के रूप में है। इसमें मौद्रिक नीति तैयार करना तथा उस पर क्रियान्वयन और निगरानी करने का कार्य आरबीआई का होता है। इसी उद्देश्य जो है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल स्थिरता बनाए रखना है। रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के द्वारा करता है और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की जो स्थापना है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में वर्ष 1994 में की गई थी। आप ध्यान में रखिएगा, जो बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन है, बीएफएस है, उसकी स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी। इसके अलावा जो दूसरा इसका वर्क है वो वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना है। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है ये, जिसके अंतर्गत देश की जो बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली है वो कार्य करती है। प्रणाली में लोगों का जो विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करना, व आम जनता की जो किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना। मेनली बैंकिंग से रिलेटेड ये जो कार्य है वो निर्देशित होता है। इसमें किस प्रकार से जो बैंक हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को डेवलप करेंगे, और इंटरेस्ट रेट को डेवलप करने के बाद में जो कस्टमर्स बैंकों से जुड़े हैं उनका जो पैसा जैसा वो बैंक में जमा कराते हैं वो किस तरीके से सेफ रहेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पैसे का कैसे रिकवरी होगा, किस प्रकार से जो बैंक का है वो पैसा उन्हें लौटाएगा। तो इस प्रकार से जो कस्टमर का इंटरेस्ट है वो उसको ध्यान में रखते हुए जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं देश की, उन बैंकिंग फैसिलिटीज़ में कस्टमर का विश्वास किस तरीके से बना रहे, तो इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ समय में जो बैंक हैं उनको काफ़ी बुरे वक्त से गुजरना पड़ा है। काफ़ी सारे बैंक हैं वो उनका विलय जो है बड़े बैंकों में कर दिया गया है, और ऐसे में कई सारे जो नियम हैं वो भी सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसा कि 5 लाख से ऊपर जो डिपॉजिट होता है उसमें अगर बैंक को अगर कोई इशू हो जाता है तो 5 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट है उसकी रिकवरी नहीं होती है। तो इस प्रकार के कई जो रूल हैं वो बनाए गए हैं। इसका काफ़ी विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन इस प्रकार के नियम हैं वो धरातल पर कम ही डेवलप हो पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आरबीआई के अगले कार्य की तरफ। इसमें विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है वो भी आरबीआई ही रहता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो सारा आरबीआई में जमा होता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत यह कार्य करता है, और विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में जो भी विदेशी मुद्रा जो हमें रिसीव होती है उसका जो स्टोर है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, और जो फॉरेन फंड्स के अनुसार जो पेमेंट होती है वो पेमेंट भी आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार से विदेशी मुद्रा का प्रबंधक भी आरबीआई होता है। इसके अलावा मुद्रा जारी करता है, इशू और ऑफ करेंसी यही आरबीआई होता है। यह करेंसी जारी करता है और विनिमय करता है। परिचालन के योग्य रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट कर देता है, और इसका उद्देश्य आम जनता में अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्कों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। हमारे पास में जो भी हार्ड करेंसी होती है, जो जिसमें कि नोट हैं और कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स का जो डेवलपमेंट है, इनको बनाने का कार्य आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। और अगर कोई भी नोट वर्किंग के टाइम पे या मार्केट में चलते चलते ख़राब हो जाता है या टीयर हो जाता है या फट जाता है, तो उसका जो एक्सचेंज का काम है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। हमें बस बेसिकली अपने बैंक में जाकर उस नोट को जमा कराना होता है, और उसके बदले में दूसरा नोट है जो वो हमें दे दिया जाता है। तो इस प्रकार इशूअर ऑफ करेंसी की भूमिका भी आरबीआई के द्वारा अदा की जाती है। इसके अलावा कई विकासात्मक भूमिका भी आरबीआई के द्वारा देखने को मिलती है, जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन कार्य को करना है। तो इस प्रकार के कार्य भी आरबीआई के द्वारा की जाते हैं। कई अन्य कार्यों में सरकार का बैंकर की भूमिका भी आरबीआई के द्वारा निभाई जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह एक व्यापारिक बैंक की भूमिका अदा करता है, और उनके लिए बैंकर का कार्य करता है। जब भी उन्हें कोई सजेशन चाहिए होता है या अपनी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड, तो आरबीआई उनकी मदद करता है। और
इसके अलावा सभी अनुसूचित बैंकों का बैंक खाते रखता है। तो सभी जो अनुसूचित बैंक है, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, उन बैंकों का जो खाता है वो इस बैंक में रखा जाता है। तो इस प्रकार आरबीआई यह संबंधित स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क भी करता है। इसके अलावा आरबीआई अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी डेवलप करता है। उस वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित रिपोर्ट होती हैं और हर वर्ष अगस्त में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यह रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसकी भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है। और इसमें शामिल जो भी होती हैं उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा इसमें की हुई है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने जो कार्य किए होते हैं वो किए होते हैं। आगामी वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का विजन और एजेंडा रखा जाता है तथा रिजर्व बैंक के वार्षिक खाते में क्या स्थिति अभी है, कितना फंड उनके पास में रिजर्व है, उसकी स्थिति भी इस रिपोर्ट में बताई जाती है। यह रिपोर्ट हर वर्ष जो है वो अगस्त में जारी की जाती है और उसके बाद में भारत सरकार को सौंप दी जाती है। तो भारत में बैंकिंग की प्रगति और प्रगति की रिपोर्ट भी इनके द्वारा दी जाती है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सार्वजनिक प्रकाशन है, स्टैट्यूटरी पब्लिकेशन इसे कहा जाता है, जिसमें भारत की बैंकिंग की प्रगति और प्रगति की रिपोर्ट शामिल होती है। वार्षिक रूप से प्रस्तुत होने वाला यह दस्तावेज पिछले वर्ष के लिए वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और का निष्पादन की समीक्षा को बताता है। अप्रैल से मार्च तक की अवधि को कवर करने वाले इस प्रकाशन को सामान्यतः नवंबर दिसंबर में जारी किया जाता है और दिसंबर 2014 से यह प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया जाता है। यह बेसिकली ये जो रिपोर्ट होती है उसमें जो देश की जीडीपी से लेकर डेवलपमेंट तक का जो भी वर्क हुआ होता है उस वर्क की समीक्षा की जाती है और उसका वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और कार्य का निष्पादन किस लेवल पे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसको प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि 2000 मान लीजिए 20-21 का जो भी डाटा है वो 21 के नवंबर और दिसंबर में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट आती है और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसे का एक भाग इसे माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कई कार्य हैं जो रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था में और देश की मौद्रिक नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हमेशा से ही आरबीआई को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में देखा जाता है और जो इसकी जो स्वायत्तता है, हालांकि उसकी निर्धारण के लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन ये फिर भी एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। और आरबीआई के जो अधिनियम 7(1) है उसके तहत केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श करके बैंकों को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है जो जनता के हित के लिए आवश्यक हों। सेक्शन 7(2) के अनुसार इस तरह के किसी भी दिशा निर्देश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा जाएगा। यह निदेशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 7(3) के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में भी और जो डिप्टी गवर्नर उनका नामित होता है और की गैर मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज का सामान्य अधीक्षण एवं निर्देशन की शक्तियां होती है और उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालांकि आरबीआई की स्वायत्तता से संबंधित कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं किया गया है। तो आरबीआई को हमेशा एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखा गया है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, चाहे वह पब्लिक सेक्टर बैंक हों, पीएसबी हों, निजी बैंक हों या फिर विदेशी बैंक हों, उनके लिए एक समग्र निकाय के रूप में आरबीआई कार्य करता है। इसमें न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने की शक्तियां निहित हैं, बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की निगरानी संबंधी शक्तियां भी इसमें निहित होती हैं। कुल मिलाकर जब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी बैंक को कोई डायरेक्शन देना होता है तो वो बैंक को डायरेक्शन आरबीआई का जो गवर्नर है उससे सलाह मशविरा करके दे सकता है। और ऐसी स्थिति में जो आरबीआई जो एक कमेटी आरबीआई की गठित होती है वो बैंक का सारा जो कामकाज है उसे देख सकती है, उसे जांच सकती है। कुल मिलाकर जब कभी किसी बैंक के ऊपर कोई जांच करनी होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो इस प्रकार का प्रोसेस किया जाता है जिसमें आरबीआई के द्वारा इस जांच को अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी मान लीजिए कमेटी का गठन हो गया है और गवर्नर और डिप्टी गवर्नर अनुपस्थित हैं, पोस्ट पे नहीं हैं या कोई और स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो कमेटी है वो अपना कम कार्य करती रहती है और जो रिजल्ट है वो गवर्नमेंट को सौंपती है।
इसी प्रकार से एक स्वायत्त संस्था के रूप में भी आरबीआई सभी बैंकों के लिए कार्य करता है। पिछले कुछ समय में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के मसले को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इसके मुख्य कारण गैर निष्पादित अस्थियों की जांच के संबंध में आरबीआई की विफलता और सख्त मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी की समस्या। आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु किए गए सुधारात्मक उपाय जिन्हें सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक नहीं माना गया आदि इसमें जो है वो निहित थे। जैसे कि कई बार जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई में प्रॉब्लम हुआ था कि जो फंड है वो फंड ट्रांसफ़र के प्रोसेस को लेकर हुआ था कि जो हर वर्ष के अंत में आरबीआई के पास में जो भी फंड अवेलेबल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भाग आरबीआई रखकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सारे फंड हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। इसके अलावा जो आरबीआई के गवर्नर की पावर से लेकर भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली थी। तो इस प्रकार कभी कभी आरबीआई जो है वो एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य ना करके और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में कार्य करने लगता है, जिससे कि एक पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनका दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं आरबीआई के द्वारा पिछले कुछ समय में देखने को मिली हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति की जो स्थापना करता है, जो मौद्रिक नीति बनाता है, उस मौद्रिक नीति को एक समिति के द्वारा बनाया जाता है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। यह आरबीआई की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। इस कमेटी के द्वारा जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो इनके द्वारा लिए जाते हैं। इस मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक के जो अधिनियम 1934 के तहत इसको स्थापित किया गया है और ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय होने के कारण ही इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कमेटी माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी अध्यक्ष आरबीआई का रहेगा वो ही अध्यक्ष इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होगा। मौद्रिक नीति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और समान मतों की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो निर्णायक मत देता है। अगर बराबर हो जाते हैं तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो फाइनल हो जाता है। मौद्रिक नीति की समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है। इस समिति का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस कमेटी का गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य स्वतंत्र होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। आरबीआई के 3 पदाधिकारियों में एक गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है तथा एक अन्य अधिकारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। एक महीना छोड़ के जो सेकंड मंथ आता है और हर सेकंड मंथ में जो है वो मौद्रिक नीति की जो समीक्षा है वो इस समिति के द्वारा की जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो मौद्रिक नीति में ये समिति है वो अदा करती है। इस समीक्षा के में अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने और बढ़ाने से संबंधित फैसला लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। राजकोषीय नीति के जरिए सरकार द्वारा समग्र मांग और अर्थव्यवस्था पर सरकारी खर्चों और करों के असर को नियंत्रित किया जाता है। इसी तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से भारत में अर्थव्यवस्था को और उससे संबंधित जो कार्य हैं उसे उनको अंजाम देती है। तो दोस्तों ये थी आरबीआई से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। और आइए समझते हैं आरबीआई से संबंधित जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कई शब्द हैं, जो शब्द काफ़ी प्रचलन में है, उन शब्दों का क्या अर्थ होता है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहला शब्द आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण रहते हैं और रेपो दर में कटौती पर आरबीआई को यह संदेश देता है कि उनके आम लोगों और कंपनियों के लिए ऋण की दरों को आसान करना होगा। रिवर्स रेपो रेट से ठीक विपरीत होता है, अर्थात बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा करा देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। दोस्तों जो रेपो रेट होता है उस पर तो जो रिजर्व बैंक होता है वो ऋण देता है। आप इस तरीके से इसे सिंपल तरीके से याद रखिएगा। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है उस पर जो बैंक होते हैं वो बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट होते हैं बेसिकली ऋण नहीं दिया जाता है और कुछ पोर्शन जो बैंक होते हैं वो अपनी जो उनके पास में जो भी मनी होती है उसका रिजर्व
कुछ धनराशि इस बैंक में रखना होता है, उस पर ऋण ये दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर रेपो रेट अगर डाउन की जाता है तो रेपो रेट डाउन करने का मतलब सीधा सा बैंक को यह निर्देश होता है कि वो जो अपना इंटरेस्ट रेट जो भी वो कस्टमर से लोन पर देते हैं उसे डाउन करना होगा। दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो तरलता समायोजक सुविधा आती है, जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग में किया जाने वाला उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने तथा रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट के माध्यम से आरबीआई को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो कुल मिलाकर जो भारत सरकार के पास में जो भी बैंकों के पास में जो भी उपकरण होते हैं, जैसे कि कई सारी जो चीज़ें हैं वो बॉन्ड्स वगैरह या कई अन्य चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से जो ऋण जो आरबीआई से बैंकों के द्वारा लिया जाता है। तो इसके अलावा बैंक रेट होती हैं, और बैंक रेट क्या होता है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को पैसे उधार दिए जाते हैं उसे बैंक रेट कहते हैं। इसके द्वारा रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य भी करता है। बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उस पर जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है वो उसे बैंक रेट कहा जाता है। इसके अलावा सीमांत स्थायी सुविधा भी होती है, जिससे सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। इसके तहत बैंक अंतरबैंक तरलता की कमी को पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, और बैंक इंटरबैंक उधार के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक दूसरे को धन उधार देते हैं। दोस्तों, इस फैसिलिटी में मुख्यतः जो कई बार एक बैंक को अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए पैसे की कमी आ जाती है। वो इस कमी को जो अदर बैंक से ऋण के रूप में लेकर पैसे को करते हैं, और ये जो बैंक का अदर एक बैंक जो दूसरे बैंक से ऋण लेता है तो ये जो ऋण है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, जिसका एक कैपिंग होता है जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। एक लिमिट तक ये और बहुत छोटे समय के लिए यह जो ऋण है वो दिया जाता है, और एक बैंक से दूसरे बैंक के इसको उधार माना जाता है। इसके अलावा कैश कैश रिजर्व रेशियो होता है, नगद आरक्षित अनुपात होता है। इसमें प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसमें नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है जिससे किसी भी समय बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं की यदि रकम निकालने की जरूरत महसूस हो तो बैंक के पास पैसा चुकाने में दिक्कत नहीं आए। कई बार कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कि किसी बैंक के पास में 1 लाख रुपए हैं उसके वित्तीय कोष में, तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है, मान लीजिए 25,000 रुपये उसको आरबीआई में जमा कराने पड़ेंगे। जैसे कभी कभी जमाकर्ता जो होते हैं वो बैंक में अपने पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक को अगर मान लीजिए कोई इशू आ जाता है या इतना बड़ा अमाउंट जमाकर्ताओं के द्वारा निकाल लिया जाता है कि उन्हें पता लग जाए कि इस बैंक में कुछ इशू होने वाला है या कोई और क्रिटिकल इशू क्रिएट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पैनिक क्रिएट हो जाता है और जो जमाकर्ता होते हैं वो अपना सारा पैसा बैंक से निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उससे जो पैसा है वो बैंक को दिया जाता है, और इस तरीके से बैंक को इस क्रिटिकल सिचुएशन में मदद मिलती है। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, उनका पब्लिकेशन भी किया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट होती है, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट भी इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रकार से जो आरबीआई के द्वारा ये जो रिपोर्ट दी जाती है, उन दोनों रिपोर्टों के जो नाम हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार आरबीआई एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है, और किस प्रकार से ये सरकार को मौद्रिक नीति बनाने में और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उनको करने में सरकार की मदद करता है, और एक मीडिएटर के रूप में फॉरेन एक्सचेंज को कवर करने में भी इसकी अहम भूमिका रहती है, और कई इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं उसके द्वारा भी उसका भी इनके द्वारा निष्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। इसमें जो भी पॉइंट्स आज यहाँ डिस्कस किए गए हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को आप तक अपने आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।